हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 6 का अध्याय 13 कारक केस। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। मनोहर ने गृह कार्य पूरा किया। अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। पिताजी मेले में से मेरे लिए साइकिल ले आए। अब आइए इन्हें समझने का प्रयास करें। इन वाक्यों में आए सभी कर्ता शब्द, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम के साथ, ने, को, में से लिए शब्द आए हैं। ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रियाओं का संबंध बता रहे हैं। ये सभी हिंदी व्याकरण की भाषा में कारक कहे जाएंगे। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या या सर्वनाम के जिस किसी रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रियाओं से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना? जो संख्या या सर्वनाम की वाक्य और बाकी शब्दों से संबंध बनाता है, जोड़ता है, उसी को हम कारक कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ा, जिसमें ने, को, में से लिए आया, और इन सब ने क्या किया है? इन्होंने संख्या या सर्वनाम को पूरे वाक्य से या अन्य शब्दों से जोड़ा है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर प्रयुक्त शब्द ने, को, में से लिए आदि कारक के चिन्ह या परसर्ग कहे जाते हैं। अब आइए ये जानने का प्रयत्न करें कि कारक शब्दों के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो ये सारे ही क्या है? हमारे कारक के भेद हैं। अब हम प्रत्येक कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इस तालिका द्वारा कारक को समझेंगे। ये है हमारे कारक के नाम, ये है विभक्ति चिन्ह, और ये है वाक्यों में कारक की पहचान। पहला कर्ता। ने, पिताजी ने खाना खाया। तो हमने देखा किस तरीके से हमने कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है उसका प्रयोग किया। दूसरा है कर्म। को, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। तीसरा करण। से, के द्वारा नौकरानी नल से पानी भर रही है। शामू रेल द्वारा घर गया। तो हमने क्या देखा? हमने से और के द्वारा दोनों का प्रयोग देखा वाक्य में। चौथा संप्रदान। को के लिए गौरी तोते को रोटी दे दो, पिताजी छोटे के लिए कपड़े ले आए हैं। तो हमने क्या प्रयोग किया? को और के लिए। अपादान। से अलग होना। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, सांप बिल से बाहर आ गया। यानी कि जब कोई चीज अलग हो रही होगी तब हम से का प्रयोग करते हैं। छठा संबंध। का, की, के, रा, री, रे। जैसे नरेश के पिताजी इंजीनियर हैं, राधा की भाभी नृत्यांगना है। सातवां अधिकरण। में पर अलमारी में कपड़े रखे हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। आठवां संबोधन। हे अरे, अरे श्याम तुम तो पास हो गए, हे राम अब क्या होगा। तो ये हम किसके लिए? संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। पहला कर्ता कारक यानी ने। कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ऐसे वाक्य कारक चिन्ह के साथ भूतकाल में होते हैं। बिना कारक चिन्ह का वाक्य वर्तमान या किसी भी काल का हो सकता है। जैसे अविरल ने दूध पिया, सुशील जाग गया, रंजना कल नृत्य करेगी, पतंग ने आसमान को छुआ। तो बच्चों, कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को या कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता। और इसके लिए ने का प्रयोग होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्रिया कब की गई है, भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में होगी। तो बच्चों, ये चिन्ह किसके साथ लगते हैं?
ये चिन्ह लगते हैं भूतकाल के साथ, यानी कि वो वाक्य जो है भूतकाल में होता है, या फिर बिना कारक चिन्ह का वाक्य वर्तमान या किसी भी काल का हो सकता है। अगर किसी वाक्य में ये कारक चिन्ह नहीं है, ने नहीं है, तो वो वर्तमान काल का भी हो सकता है और भविष्य काल का भी। जैसे कि हमने पढ़ा, अविरल ने दूध पिया, सुशील जाग गया। हमें पता चला कि अविरल ने दूध पी लिया है, लेकिन सुशील जाग गया है, वो कब जागा है, क्या जागा है, हमें नहीं पता। यहाँ दूध पीने का कार्य अविरल ने किया, जागने का कार्य सुशील ने किया, रंजना नृत्य का कार्य करेगी। और पतंग ने आसमान छूने का कार्य किया। यहाँ काम करने वाले अविरल, सुशील, रंजना तथा पतंग करता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। बिना चिन्ह या परसर्ग वाले वाक्य में भी कर्ता कारक होता है। दूसरा, कर्म कारक को वाक्य में जब क्रिया का फल प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर ना पड़कर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी नौकरानी को कपड़े देती हैं, हाथी गन्ने खाता है, निर्मल पाठ याद करता है। इन उदाहरणों में क्रिया का फल कपड़े देने का नौकरानी को, खाने का गन्ने तथा याद करना पाठ पर पड़ रहा है, अतः नौकरानी, गन्ने, पाठ ये सर्व कर्म कारक है। तो बच्चों, कर्म कारक कौन से होते हैं? जब क्रिया का जो फल है वो प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर ना पड़कर वाक्य के अन्य शब्द हैं उन पे पड़ता है या संज्ञा सर्वनाम पे पड़ता है, उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। तो इन उदाहरणों में क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? माता जी को ना पढ़कर नौकरानी को पढ़ रहा है, तो यही हमारा क्या है? कर्म कारक। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण होती है कि क्या तथा किसे प्रश्न करने पर यदि उत्तर सकारात्मक मिलता है तो वह कर्म कारक होता है। जैसे ऊपर के उदाहरणों में, माता जी किसे कपड़े देती हैं? उत्तर नौकरानी को, कर्म कारक। हाथी क्या खाता है? गन्ने, कर्म कारक। निर्मल क्या याद करता है? पाठ, कर्म कारक। यानी कि जब हम क्या और किसे करके प्रश्न करते हैं और वाक्य में हमें उसका उत्तर भी मिल जाता है तो वो हमारा कर्म कारक कहलाएगा। तीसरा, करण कारक से द्वारा कर्ता, काम करने वाला जिस किसी साधन या माध्यम से कार्य करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे आजकल लोग सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, रवीश हवाई जहाज द्वारा कोलकाता गया, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ऊपर के उदाहरणों में हाथ धोने का कार्य सैनिटाइजर से, कोलकाता पहुंचने का साधन हवाई जहाज से, खेलने का साधन खिलौनों से हो रहा है। अतएव ये सब करण कारक के उदाहरण हैं। तो हमारे करण कारक कौन से हैं? जिससे क्या है कि जो कर्ता जिस द्वारा कोई काम करता है उसी को हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि आजकल लोग सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, तो लोग किससे हाथ धो रहे हैं? सैनिटाइजर से। तो यही हमारे क्या हैं? करण कारक। चौथा, संप्रदान कारक का के लिए कर्ता कारक जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसके साथ लगी विभक्ति संप्रदान कारक कहलाती है। जैसे पिताजी मेरे लिए साइकिल ले आए, अध्यापिका ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, माताजी ने भिखारियों को पैसे दिए। इन वाक्यों में पिताजी साइकिल मेरे लिए खरीदे, अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया तथा माताजी ने पैसे भिखारियों को दिए, इसलिए यहाँ को तथा लिए संप्रदान कारक हैं। तो हमारे संप्रदान कारक कब इस्तेमाल होते हैं या किन्हें कहते हैं? जब कर्ता जिसके लिए या फिर अथवा किसी को कुछ देता है या किसी और के लिए कुछ करता है, तब हमारा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब यहाँ यह जानना आवश्यक हो गया है कि कर्म कारक या संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है, जबकि दोनों का परसर्ग को होता है। क, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ख, संप्रदान कारक में देने का कार्य कर्ता करता है। इसमें परोपकार या उदारता आदि की भावना होती है। जैसे रेखा ने सरला को कलम दी, कर्म कारक। पिताजी ने गरीबों को वस्त्र बांटे, संप्रदान कारक। नताशा बच्चे को सुलाती है, कर्म कारक। नरेश यात्रियों को राशन बांटता है, संप्रदान कारक। तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या जाना है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में डिफरेंस। तो हमारे कर्म कारक कौन से होते हैं? जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वही हमारा क्या है? कर्म कारक है। और संप्रदान कारक में
देने का कार्य कर्ता करता है, इसमें परोपकार या उदारता आदि की भावना होती है। तो संप्रदान में क्या होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो कौन करता है, वो कर्ता करता है। और इसमें क्या भावना होती है, इसमें हमारी परोपकार की भावना होती है, तो इसीलिए ये संप्रदान कारक कहलाता है। पांचवा, आपादान कारक से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसे अलग होने, खोने तथा तुलना करने का पता चलता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे डाल से तोते उड़ गए, अलग होना, बच्चा कुत्ते से डरता है, डरने का भाव, नंदन के बस्ते से पेंसिल खो गई, खोने का भाव, रंजना सुधा से अधिक सुंदर है, तुलना। तो बच्चों हमने क्या जाना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का, खोने का या तुलना करने के भाव का हमें पता चलता है, वही हमारा क्या होता है, अपादान कारक। जैसे कि हमने उदाहरणों में पढ़ा, डाल से तोते उड़ गए यानी कि अलग हुए हैं, बच्चा कुत्ते से डरता है यानी कि डरने का भाव, नंदन के बस्ते से पेंसिल खो गई यानी कि खोने का भाव, और रंजना सुधा से अधिक सुंदर है यानी तुलना। तो ये सारे हमारे अपादान कारक में आते हैं। यहाँ जानना आवश्यक है कि भय, दूरी और घृणा के लिए जब भी से विभक्ति का प्रयोग होता है तब अपादान कारक होता है। छठा, संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ किसी संबंध की जानकारी मिलती है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, नीना के पिताजी मेरे मौसाजी हैं, वह साड़ी सरिता की है, लद्दाख क्षेत्र चीनियों का नहीं है। तो बच्चों जब हमें संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, उनके साथ संबंध की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, पुस्तक हमारी क्या है, संज्ञा है, और किसकी है, मेरी है। तो इसी से हमें क्या पता चलता है, संबंध कारक का। सातवां, अधिकरण कारक। में पर संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर स्थान और समय का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे केतली में पानी गर्म हो रहा है। तो बच्चों संज्ञा के जिस रूप से हमें क्या पता चलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर स्थान और समय का, यानी कि मेनली हमें जब स्थान और समय का पता चलता है वाक्य में, तो तभी हम उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे कि केतली में पानी गर्म हो रहा है, तो किसमें पानी गर्म हो रहा है, केतली में, और इसको किसने जोड़ा, मैंने। कढ़ाई में गुड़ पक रहा है, डाल पर तोते बैठे हैं, पिताजी कार में बैठे हैं। उपयुक्त वाक्यों में पानी का आधार केतली, गुड़ पकने का आधार कढ़ाहा, तोते बैठने का आधार डाली, पिताजी के बैठने का आधार कार है। अतएव यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकरण कारक को जानने के लिए क्रिया में कहाँ और किस में प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे पानी कहाँ गर्म हो रहा है, केतली में, पिताजी किस में बैठे हैं, कार में, तोते कहाँ बैठे हैं, डाल पर, गुड़ किस में पक रहा है, कढ़ाई में। ये सभी अधिकरण कारक हैं। तो बच्चों हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई वाक्य जो है वो अधिकरण कारक है? हम क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे कहाँ और किसमें। तो जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है वाक्य में, तो वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे कि पानी कहाँ गर्म हो रहा है, केतली में, पिताजी किस में बैठे हैं, कार में। तो जब हमें इनका उत्तर मिलता है तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, अधिकरण कारक। आठवां, संबोधन कारक। हे, अरे। जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या संबोधन के रूप में किया जाता है, वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे ये पिचकारी मैंने देखी है। हे मोहन जरा इधर आना। हे भगवान ये अनर्थ कैसे हो गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संबोधन कारक में संबोधन का चिन्ह लगता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान देना कि संबोधन कारक में हमेशा ही संबोधन का चिन्ह लगता है, जो कि ये है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। और साथ में ही हम संबोधन कब प्रयोग करते हैं,
जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या संबोधन के रूप में किया जाता है, यानी कि जब हम किसी को बुलाने के लिए और संबोधन के या संबोधन करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा और सर्वनाम का किसी भी रूप में क्रिया के साथ संबंध बतलाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक, तो कारक के रूप कितने होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन अरे हे। तो ये सारे हमारे क्या हैं? कारक हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है हमारा संबंध कारक। ख, कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। ग, में पर आदि विभक्ति चिन्ह किस कारक में लगाए जाते हैं? अधिकरण कारक में। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस किसी रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रियाओं से जाना जाता है उसे कहते हैं हम कारक। और उदाहरण के लिए है, नरेश ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ख, कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर बल्कि कर्म पे पड़ता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ करता है या फिर किसी को कुछ देता है या फिर उसके अंदर जब परोपकार की भावना होती है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ग, आपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसके अलग होने का, डर होने का या खोने का पता चलता है या तुलना का पता चलता है तो उसी को हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे कि रीमा सीमा से ज्यादा सुंदर है। घ, संप्रदान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है तो उसी के साथ जब विभक्ति चिन्ह लगती है उसी को हम संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, पिताजी मेरे लिए साइकिल लेके आए। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रेखांकित परसर्गों के कारक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई हैं इनके कारक के नाम लिखने हैं। जैसे क, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो यह है आपादान कारक। ख, गीता ने सती को कॉपी दी तो यह है हमारा कर्ता कारक। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी के भी वाक्य पढ़ेंगे और इसमें कारक की पहचान करके लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सही विभक्ति लगाइए। क, नाविक डैश नदी पार कराई। से में ने, तो ने, नाविक ने नदी पार कराई। ख, राम डैश माँ मेरी मौसी है। से के लिए की, तो यहाँ आएगा की, राम की माँ मेरी मौसी है। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और कोश में से सही विकल्प चुनकर यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में गलत प्रसर्ग लगे हैं, इन्हें ठीक करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, आपको ठीक करके लिखनी है। जैसे क, राधा का बहन नितिन को मासी है तो यहाँ पे आएगा राधा की बहन नितिन की मौसी है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इस पूरे वाक्य को रिपीट करके लिखेंगे। ख, मैं आगरा में निकलता हूँ तो यहाँ आएगा मैं आगरा से निकलता हूँ। तो यहाँ पे में ना आके से आएगा। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी वाक्यों को पढ़ेंगे और उनको ठीक करके दोबारा लिखेंगे। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच विभेद को सोचकर बताइए, जबकि दोनों कारकों में को विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमारा जो कर्म कारक है और संप्रदान कारक
आपको इन दोनों के बीच के भेद यानी डिफरेंस को बताना है, क्योंकि इन दोनों में ही हम को का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि हमारा जो कर्म कारक है वो किस तरह डिफरेंस है हमारे संप्रदान कारक से। आप अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, अपने पुस्तकालय से कहानी की किताब लेकर उसके कुछ वाक्य लिखें। उनमें आई कारक की विभक्तियों को रेखांकित करके कारक का नाम लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। आप अपनी कहानी की जो है पुस्तक उठाएंगे, उसमें कुछ वाक्य देखेंगे जहाँ पे आप क्या है कारक वाले शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके भेद यहाँ लिखेंगे। आप यहाँ वाक्य लिखेंगे और कारक का नाम, वो कौन सा कारक है, आप यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 7, कक्षा में कारक चिन्ह लिखी कुछ पर्चियां एक डिब्बे में बंद करके रखें। फिर एक एक बच्चे से एक एक पर्ची निकलवा कर उससे वाक्य बनवाएं। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपकी जो है क्लास एक्टिविटी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में जो है बहुत सारी पर्चियां होंगी जिसमें कारक चिन्हों के नाम होंगे और जिस बच्चे के पास जो पर्ची आएगी और उसमें जो भी चिन्ह लिखा होगा उससे आप एक वाक्य बनाएंगे। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार कारक के विभक्ति चिन्हों के प्रयोग से वाक्य में सरलता व संगठनात्मकता आती है, ठीक उसी प्रकार एकता से राष्ट्र और मजबूती मिलती है। अतः हमें एकता और संगठित स्वरूप में रहना चाहिए। वह राष्ट्र सदैव दुर्लभ होता है जहाँ एकता नहीं होती है। तो बच्चों हमने क्या जाना कि एकता में ही बल है। हम सब लोग भले ही अलग धर्म और जाति के हों, लेकिन हमें एक होके रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, ताकि हम जो है हमेशा प्रगति रह सकें और ताकतवर रह सकें, क्योंकि जो एक नहीं होते उनकी दशा जो है दुर्लभ ही होती है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।